प्रथम विश्व युद्ध के बाद पूरी की पूरी दुनिया के अंदर और खासकर यूरोपीय जो महाद्वीप है, पूरे यूरोप महाद्वीप के अंदर उनकी विचारधाराओं के अंदर बहुत ही ज्यादा बदलाव आया था। जर्मनी और इटली दो ऐसे देश थे, जर्मनी और इटली की विचारधारा एकदम से पूरी बदल चुकी थी, क्योंकि वहां पे जो उस टाइम की तत्कालीन या बोले जाए तो पूर्वकालीन जो सरकार थी उसकी असफलता के कारण उन देशों के अंदर नई विचारधारा ने जन्म लिया। उनकी विचारधारा राष्ट्रवादी विचारधारा थी और विचारधारा के माध्यम से देश का अपना उत्थान करना चाहते थे। इस विचारधारा के जो लोग थे, जर्मनी के अंदर इस विचारधारा को पैदा किया हिटलर ने। उसका मानना था, उसकी विचारधारा नाजीवाद विचारधारा थी। नाजीवाद विचारधारा का उदय जर्मनी के अंदर हिटलर के माध्यम से हुआ। वहीं जो इटली थी, इटली के अंदर मुसोलिनी के माध्यम से फासीवाद विचारधारा का बहुत ज्यादा बोलबाला सामने देखने को मिलता है। इनके जो उदय के कारण थे वो भी कई सारे सामने निकल कर आते हैं। हम उदय के कारणों को जानते हैं। उससे पहले वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल SSM लर्निंग। हाउ आर यू? आई होप सो यू आर फाइन। अगर हम इसके उदय के कारणों के बारे में जानते हैं तो ये यहाँ पे कुछ उसके उदय के कारण लिखे हुए हैं। जैसे वर्साई की संधि हो गया, सैन्यवाद शक्ति जो होती है उसको मजबूत बनाना हो गया, आपके बदले की भावना हो गई, जर्मनी इटली की उपेक्षा हो गई, हिटलर मुसोलिनी का आकर्षक व्यक्तित्व हो गया, साम्राज्यवादी लालसा हो गई। ये कुछ ऐसे कारण थे जिसकी वजह से इन दोनों की दोनों विचारधाराओं को बहुत ज्यादा देश के अंदर या पूरे यूरोप के अंदर विकास मिलता चला गया, ये बढ़ती चली गई। सबसे पहले ये स्टार्ट करते हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं, इनका जो साम्राज्यवादी विचारधारा थी या फिर आप बोल सकते हैं हम इनकी हिटलर की और मुसोलिनी की जो विचारधारा थी, इनका सीधा सीधा मानना था कि इनकी जो सरकारें थी वो मानती थी एक दल एक नेता के ऊपर विश्वास करती थी। वहीं अगर हम बात करें तो इनका केंद्र बिंदु सैन्यवाद था। इनके सैन्यवाद को केंद्र बिंदु मानते थे, उस हिसाब से काम करते थे। तो इनका सबसे पहला जो कारण है वो जानते हैं इसकी वर्साई की संधि। वर्साई की संधि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात, जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात वर्साई की संधि करी गई थी। मैंने प्रथम विश्व युद्ध और वर्साई की संधि की दोनों वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड कर रखी हैं, आप चाहो तो वहां से देख सकते हो अच्छे से उनको समझने के लिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। अब जानते हैं वर्साई की संधि जो थी वो करी गई थी इसलिए ताकि क्या है कि विश्व के अंदर ऐसा कभी दूसरा महायुद्ध, ऐसा बड़ा भयंकर युद्ध ना हो सके। परंतु इसका बिल्कुल विपरीत असर हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि जर्मनी जो देश था, जर्मनी के ऊपर ही इसका पूरा का पूरा, जैसे बोला जाता है कि जर्मनी को ही इसका पूरा केंद्र बिंदु मान लिया गया। जर्मनी ने ही सारी गलती करी है, सारा का सारा जो था दोष जर्मनी के माथे मार दिया गया था। वहीं इटली जो था राष्ट्र संघ जब बनाया गया उससे बाहर निकल गया था। यानी कि जब ये दोनों की दोनों देश राष्ट्र संघ के अंदर हिस्सा नहीं ले सके, उसके बाद इन दोनों की विचारधाराओं को बहुत ही ज्यादा विकास मिला। इन दोनों की दोनों विचारधाराओं को बहुत समर्थन मिला और दोनों विचारधाराएं नाजीवाद और फासीवाद बहुत ज्यादा उभर कर सामने आती हैं। इसका दूसरा कारण सैन्य शक्ति को मजबूत बनाना। जब ये देश के अंदर देख रहे थे कि हमारे देश के अंदर राष्ट्रवाद की भावना बढ़ती जा रही थी, तो इन्होंने सैन्यवाद को नई नई मिसाइलें बनाई। सैन्यवाद को इन्होंने सैन्यवाद पे जोर दिया। इन्होंने नई नई मिसाइलों का, तोपों का, बड़े बड़े हथियारों का, विस्फोटकों का इन्होंने नई मात्रा के अंदर उत्पाद करना शुरू कर दिया। बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर उत्पाद करते रहे। इनका सबसे बड़ा दुश्मन जो था मित्र राष्ट्र है। मित्र राष्ट्र के लिए बहुत ज्यादा घृणा इन्होंने पैदा कर ली थी, दिमाग के अंदर बहुत ज्यादा घृणा करते थे और इसलिए उन्होंने ज्यादा मात्रा के अंदर अपने हथियारों को बनाना शुरू कर दिया ताकि हथियार रहेंगे और विश्व के अंदर ही दोबारा दूसरा युद्ध करना चाहते थे ताकि दूसरा युद्ध हो और हम उनके ऊपर हमला करें, उनको खत्म करें। ये बदले की भावना थी इनकी, यानी कि जो हमारे यहाँ बदले की भावना निकल कर आती है, इनकी बदले की भावना जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उस टाइम पर भी इनके अंदर बदले की भावना पैदा हो चुकी थी। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जब संधि करी गई, संधि के अंदर तो उसको बहुत ज्यादा बल मिल चुका था। क्यों? क्योंकि वर्साई की संधि के अंदर हमने आपको बताया था उस टाइम पर जर्मनी के ऊपर पूरा आरोप थोप दिया गया था। वहीं इटली जैसा देश जो था वो उस राष्ट्र संघ के अंदर शामिल नहीं हो सका। इसलिए क्या था कि इन दोनों के दोनों देशों के अंदर एक बदले की भावना पैदा हो गई और इन्होंने तभी से सोच लिया था कि हम इन देशों के संग युद्ध करेंगे। इन्होंने शक्तियां इकट्ठी करनी शुरू करी। इन्होंने काफी ज्यादा मात्रा के अंदर अपना राष्ट्रवाद की जो विचारधारा थी उसको बढ़ाने में अपने लिए बहुत ज्यादा विकास करना शुरू कर दिया। अगला कारण निकल के आता है जर्मनी और इटली की उपेक्षा करना। यानी कि जो मित्र राष्ट्र है, अन्य राष्ट्र है, वो जर्मनी और इटली की बहुत ज्यादा उपेक्षा कर रहे थे। इनकी विचारधाराओं की उपेक्षा कर रहे थे, इनके कामों की उपेक्षा कर रहे थे, इनके कामों की अवहेलना कर रहे थे एक तरीके से। इस वजह से क्या हुआ, जर्मनी और इटली ने अपना विकास या अपने कार्यों को दिखाने के लिए अपनी विचारधारा को मजबूत बनाया। उन्होंने एक ऐसे नेतृत्व यानी कि हिटलर और मुसोलिनी द्वारा अपने जो उन्होंने नेता चुने थे, मैंने आपको पहले बताया एक दल एक नेता विश्वास करते थे, तो पूरे का पूरा जो इनकी
जनता थी या पूरी की पूरी जो सरकार थी वो पूरे पूरे इस मुसोलिनी और हिटलर के ऊपर डिपेंड थी, और मुसोलिनी और हिटलर ने मिलकर अपनी राष्ट्रवादी विचारधारा के माध्यम से देश का विकास करना चाहा। उस बीच के अंदर जब इनकी अवहेलना की जा रही थी तो इन्होंने सीधे सीधे उसको क्या था बहुत ज्यादा दिल पे ले लिया और अपने लिए एक क्या नाम है युद्ध के लिए एक तरीके से मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के लिए एक पूरा का पूरा माहौल क्रिएट कर दिया था, जिसकी वजह से आपकी नाजीवाद और फासीवाद विचारधारा को बहुत ज्यादा समर्थन मिला था। इसके बाद अगला पॉइंट निकल कर आता है कि हिटलर और मुसोलिनी का आकर्षक व्यक्तित्व। हिटलर और मुसोलिनी का इतना आकर्षक व्यक्तित्व था दोनों की दोनों का कि पूरा का पूरा राष्ट्र, पूरा का पूरा राज्य इनके लिए एक तरीके से इनके बिल्कुल समर्थन में खड़ा था। क्यों? क्योंकि इनके अंदर बहुत ज्यादा बोलते एक तरीके से एग्रेसिव थे ये, और सारी की सारी जनता इनके उस एग्रेसिवनेस को देख के बहुत ज्यादा इनसे खुश थी। हर एक देश का, इनके देश का एक एक व्यक्ति इनके व्यक्तित्व से, इनकी पर्सनैलिटी से बहुत ज्यादा खुश था, प्रसन्न था। इस वजह से क्या था कि इनकी जो और विचारधारा को जोर मिला, इनकी विचारधारा और ज्यादा बढ़ती चली गई। इसके बाद साम्राज्यवादी लालसा। साम्राज्यवादी लालसा एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साम्राज्यवादी लालसा इनकी एक ऐसी लालसा थी, इसी वजह से ये चाहते थे कि हमारे साम्राज्यवाद का विस्तार होता चला जाए। साम्राज्यवाद का विस्तार होगा, हमारी विचारधारा बड़ी होगी, हमारी विचारधारा पूरी दुनिया के अंदर फैलती चली जाएगी। हमारे जितने ज्यादा राज्य के अंदर हमारे अंदर बढ़ते लोग या राज्य या और अन्य राष्ट्र हमारे अंदर शामिल होंगे, हमारे लिए उतना ज्यादा फायदा होगा। हम ताकि मित्र राष्ट्रों के ऊपर उतना ही ज्यादा उनके ऊपर जोर या फिर उनके ऊपर ताकत आजमा सकते हैं अपनी। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट कारण थे जिसकी वजह से हमें सामने पता चलता है कि आपके नाजीवाद और फासीवाद जैसी विचारधारा को जोर क्यों मिला। इसके बाद बात करते हैं इसके कुछ बेनिफिट्स की, कि इसके अंदर कुछ उनकी जो विचारधारा थी उसकी विशेषता क्या थी, उनके सिद्धांत क्या थे, हम उनके बारे में बात करते हैं। यानी कि इनकी जो विचारधारा थी उसके कुछ यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं, जो इनके विचार थे, सिद्धांत थे, फिर की विशेषताएं जो थी इसकी, इन विचारधाराओं की विशेषता। इसके अंदर लोकतंत्र विरोधी थे, इनका सबसे पहला पॉइंट था कि लोकतंत्र विरोधी थे। यानी कि लोकतंत्र का मतलब होता है ऐसा तंत्र जहां पे जनता की सुनी जाती है, जनता अपनी इच्छा से काम करवा सकती है, कर सकती है। लेकिन लोकतंत्र विरोधी होने के कारण इनके अंदर सिर्फ राष्ट्रवादी भावना थी, ये लोकतंत्र को मानते ही नहीं थे, ये सैन्यवाद को मानते थे। और इसलिए इनका मानना था कि लोकतंत्र अगर रहेगा तो जनता अपने विचार धर सकती है, जनता अपने लिए एक तरीके से जनता अपने लिए काम करवा सकती है, काम कर सकती है, उससे देश का विकास नहीं हो सकता। इसलिए क्या था, ये लोकतंत्र कट्टर विरोधी थे और अपने लिए, यानी कि इस देश के अंदर, इन देशों के अंदर होता भी क्या था, पहली बात आपको बता दूं कि इन देशों के अंदर ये था कि जो राज्य ने, यानी जो शासक था, बेसिकली राष्ट्र का जो शासक था, अगर उस शासक ने अगर किसी बात को बोल दिया तो 100% उस बात को मानना ही मानना है, कोई और उस बात को नेग्लेक्ट कर ही नहीं सकता। यानी कि शासक ही यहाँ पे सब कुछ था, यहाँ पे एक तरीके से तानाशाही थी, सबकी सब डिपेंड करते हैं केवल और केवल शासक के ऊपर। लोकतंत्र वहां पे बिल्कुल भी नहीं था, केवल सैन्यवाद था। दूसरी बात करते हैं इसके युद्ध प्रेमी। जो इस तरह की विचारधारा को रखते हैं, जो राष्ट्रवादी विचारधारा रखते हैं, वो लोग युद्ध प्रेमी होते हैं, ये सबको पता है। क्यों? क्योंकि ये लोग मानते हैं हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का विकास, यानी हमारे राष्ट्रवादी जो विचारधारा है उसका विकास केवल युद्ध के माध्यम से हो सकता है। यानी अगर युद्ध होगा तो 100% है अपने युद्ध के माध्यम से, या लड़ाई होगी या किसी तरीके का अपना जोर दबाव दिखाकर हम अपने जो हम काम करवाना चाहते हैं उसका हम करवा सकते हैं, अपने विचारों को मनवा सकते हैं। तो इस तरीके के लोग जो थे बहुत ज्यादा युद्ध प्रेमी थे। ये इसकी विचारधारा या सिद्धांत बोल सकते हैं हम, या फिर इसकी विशेषता बोल सकते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए विशेषताएं क्या है, तो इसकी विशेषताओं के अंदर युद्ध प्रेमी होना भी इसकी एक विशेषता है, इसकी एक विशेषता है। तीसरा पॉइंट आता है इसके उदारवाद की विरोधी। ये उदारवाद के हो गए या फिर आपके साम्यवादी हो गए या समाजवादी हो गए, इस तरह की विचारधारा के कट्टर विरोधी थी। मैंने आपको पहले पॉइंट में बता दिया, लोकतंत्र के विरोधी हैं। जो लोग लोकतंत्र के विरोधी हैं वो लोग 100% है उदारवाद के भी विरोधी होंगे। क्यों? कि उदारवाद के अंदर आपको प्यार दिखाना पड़ेगा, आपको नॉर्मल, आपको क्या नाम है, इंसानियत वाला रोल निभाना पड़ेगा, लेकिन वहां पे इंसानियत वाला रोल नहीं था। ये लोग चाहते थे कि केवल और केवल यहाँ पे देश का विकास करने के लिए, राष्ट्रवादी विचारधारा का विकास करने के लिए ये जो थे, यानी कि मुसोलिनी और हिटलर जो थे, ये काफी ज्यादा मात्रा के अंदर कड़क हो चुके थे, काफी ज्यादा मात्रा के अंदर जनता के ऊपर दबाव डाल रहे थे, जोर डाल रहे थे, प्रेशराइज कर रहे थे जनता को कि किसी भी तरीके से कुछ भी हो जो हमने बोला वो काम होना चाहिए, यानी कि बलपूर्वक अपने काम को करवाते थे। जनता अपने काम पूरे करती थी, जनता के जो अधिकार थे या जनता के जो कर्तव्य थे, जनता अपने कर्तव्य को पूरा कर रही है, लेकिन ये अपने कर्तव्य को पूरा नहीं करते थे। और ये जो इनकी जो विचारधारा थी
यानी नाजीवाद हो गई, फांसीवाद हो गई, उन विचारधाराओं का विकास करने के अंदर फिर उस विकास को, उसका समर्थन बहुत ज्यादा मात्रा में इस वजह से उनको मिल भी रहा था। इसका अगला पॉइंट और आखिरी पॉइंट निकल के आता है साम्राज्यवादी समर्थक। ये जो थे इस तरह की विचारधारा वाले लोग जो थे वो साम्राज्यवादी समर्थक होते हैं, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। क्योंकि साम्राज्यवाद, जब इनका साम्राज्यवाद होगा यानी साम्राज्य बड़ा होगा इनका, तो इनके विचार दूर दूर तक फैल सकते हैं। ये अपने साम्राज्य को बड़ा करने के लिए इसके समर्थक साफ साफ देखने को मिलता है, क्योंकि इस विचारधारा के लोगों को साम्राज्यवाद जितना जितना बड़ा होता चले जाएगा उतना उतना इनके लिए बहुत आसान होता चले जाएगा। कि ताकि पहली बात ये उन्हीं राज्यों के ऊपर सबसे ज्यादा, ये उन्हीं राज्यों को सबसे अपने साम्राज्य इकट्ठा करते हैं जो इनकी विचारधारा को मान सके पहले से। यानी कि शुरुआत करते थे उन कमजोर राज्यों से, अपने शुरुआत करते थे उन कमजोर राष्ट्र होते हैं उनके ऊपर पहले अधिकार करने की कोशिश करते थे। वो हमारे कंट्रोल में आ गए, देन उसके बाद हम दूसरे राज्य के ऊपर या फिर दूसरे राष्ट्र के ऊपर हम हमला कर सकते हैं, वहां पे उसको भी फिर अपने अंडर में ले सकते हैं। जो छोटा राज्य हमारे अंडर में आ गया उसके ऊपर हमने विचारधारा थोप देंगे, उसको भी अपने हिसाब से चलाएंगे, वो हमारे हिसाब से चलेगा, वो भी हमारे कंट्रोल में आ गया। अब उसके बाद हम दूसरे के ऊपर हमला करने वाले हैं। इस तरह की जो विचारधारा थी, इस तरह के जो कानून थे या सिद्धांत थे, ये इनकी विशेषता भी मानी जा सकती है। अब जब इनकी विशेषता समझ में आती है, जब इनके इतने सारे काम समझ में आते हैं, इनके कारण समझ में आते हैं, तो इनका 100% है कहीं ना कहीं इनकी कमियां भी जरूर होंगी, कहीं ना कहीं इनके कुछ ना कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी जरूर निकल कर आते हैं। तो मैंने इनके नेगेटिव इफेक्ट यहाँ पे कुछ लिख रखे हैं। इनके कुछ नेगेटिव इफेक्ट होते हैं, जैसे ये लोकतंत्र की अस्वीकृति करते थे। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लोकतंत्र की अस्वीकृति करते थे, लोकतंत्र को बिल्कुल मानते ही नहीं थे। ये इनकी सबसे बड़ी कमी भी थी। जो इनकी विचारधारा, इनका सिद्धांत है, वो इनकी कमी में भी शामिल होता है। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र की अस्वीकृति कर रहे हैं। यहाँ पे जनता अपने विचार नहीं रख सकती, यहाँ पे जनता तो अपने काम कर सकती है, अपने आपके समर्थन के अंदर वोट डाल सकती है, या फिर अपने बोला जाए तो अपना कर्तव्य, अपने कर्तव्य पूरे कर सकते, लेकिन सरकार अपने कर्तव्य पूरे नहीं करती। रीजन ये है क्योंकि वहां पे लोकतंत्र तो है ही नहीं। जब लोकतंत्र नहीं है तो वहां पे सरकार तानाशाही सरकार बन जाती है। अगला है ये जो है कि अशांति व अराजकता के समर्थक। अब जब देश के अंदर तानाशाही आ चुकी है, देश के अंदर लोकतंत्र नहीं है, तो पूरे देश के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर वहां पे जनता जो थी धीरे धीरे उनके अंदर भी आक्रोश बढ़ने लगा, वो भी अशांत होने लगी। जनता की अशांति के कारण जब जनता अशांत होने लगी, उनके अंदर बहुत ज्यादा आक्रोश होने लग गया, तो पूरे देश के अंदर अराजकता फैल गई, पूरे राष्ट्र के अंदर अराजकता फैल गई। और ये इसका एक नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है, ये इसकी कमी देखने को मिलती है। अगर देश के अंदर अशांति हो रही है तो 100% है आपका देश कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रॉब्लम में पड़ने वाला है। अगला पॉइंट ये है निरंकुशवाद व तानाशाही का उदय। इन देशों के अंदर निरंकुशवाद और तानाशाही का उदय हो चुका था। क्योंकि क्या था कि यहाँ की जो सरकार थी, मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ की सरकार का मानना था एक दल एक नेता, इनका नारा था ये। एक दल एक नेता के कारण क्या होता है कि जो शासक है, शासक की सभी बातें मानेंगे। शासक अपने जो काम बोलता है, शासक के काम सबके सब मिलकर कर सकते हैं। शासक के विचार जो विचारों के ऊपर आप सवाल नहीं उठा सकते, उनसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। ये शासक जो निरंकुश शासक हो चुके थे, वहां पे निरंकुशवाद का बहुत ज्यादा, तानाशाही का बहुत ज्यादा उदय हो चुका था। क्योंकि क्या था, वहां पे जबरदस्ती आपके बलपूर्वक उनसे उनके काम करवाए जाते थे। ना चाहते हुए भी आपको काम करने पड़ेंगे जो आप नहीं चाहते। इसलिए क्या था, इन देशों के अंदर तानाशाही और निरंकुशवाद का बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर उदय हो चुका था, और इस वजह से देश के अंदर ये एक और अन्य कमी सामने निकल कर आती है। अगला एक और पॉइंट है जिसको बोलते हैं स्वतंत्रता व अधिकारों की समाप्ति। इन देशों के अंदर आपकी स्वतंत्रता संपूर्ण रूप से छीन ली गई थी। स्वतंत्रता खत्म हो चुकी है, आपके अधिकार जो है पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। आप केवल काम कर सकते हो, एक तरीके से इसे बोलते हैं बंधुआ मजदूर। आप सिर्फ बंधुआ मजदूर की तरह काम कर सकते हो। वहां पे आपकी स्वतंत्रता पूरी तरीके से खत्म है। आप राष्ट्रवादी अगर विचारधारा के समर्थक है तो आप राष्ट्र के लिए कुछ काम करें, यानी कि राष्ट्र के लिए युद्ध करें, युद्ध प्रेमी बने, यानी कि आप देश के लिए अगर आप फौज में या सेना में शामिल होना चाहते हैं, आपके लिए गुड एंड वेल है, बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमें विचारधारा से अलग निकलना है, हम समाज के अंदर अलग काम करना चाहते हैं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्योंकि वहां पे तो तानाशाही शासन चलता है, वहां पे जो है राष्ट्रवादी विचारधारा को माना जाता है, वहां पे बिल्कुल भी आपकी लोकतंत्र को माना ही नहीं जाता है। वहां पे नाजीवाद, फासीवाद जो दो विचारधाराएं हैं वो अपनाई जाती हैं। इसके बाद बात करते हैं आपके सैन्यवाद और सशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना। इस देश के अंदर इस तरह के देशों के अंदर सैन्यवाद, जो मैं को पहले बता चुका हूं, उनका मेन मोटो था सैन्यवाद, यानी कि सैन्य, इनको जो नए नए तरह के हथियार बनाए जा रहे हैं, नए नए तरह के क्या नाम है, अपने फाइटिंग जो आपके जेट से हो गए, या फिर आपके क्या नाम है उसका मिसाइल्स हो गई, तोप हो गई, बड़े बड़े हथियारों का ये उदय कर रहे थे, उनको बनाए जा रहे थे। ये सैन्यवाद पे जोर दे रहे थे, सशस्त्रीकरण पे भी जोर दिया जा रहा था इनके अंदर, कि बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर ये
हथियार इकट्ठे कर रहे हैं। क्यों हथियार इकट्ठे कर रहे हैं? कि ताकि फ्यूचर के अंदर द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पे, यानी कि जब आपको युद्ध होने वाला है या फिर फ्यूचर के अंदर कभी युद्ध हो, तो हम उस युद्ध के अंदर अपने हथियार का इस्तेमाल कर सके। और जो 100% हुआ भी था आपका, द्वितीय विश्व जब हुआ तो द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर अपने हथियारों का इस्तेमाल किया, परंतु ये अपने हथियारों को होने के बावजूद भी ये हार चुके थे, क्योंकि मित्र राष्ट्रों के पास ताकत है। इनके पास अगर क्या नाम है, इनके पास भी ताकत है, तो उनके पास तो इनसे ज्यादा ताकत है। फिर भी इस वजह से क्या हुआ कि इनकी विचारधारा की वजह से ये हार गए और सैन्यवाद और सशस्त्रीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा था। ये भी इनका एक नेगेटिव पॉइंट निकलकर सामने आता है। द्वितीय विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध जो था उसको बढ़ावा मिलना, द्वितीय विश्व युद्ध को बढ़ावा दिया गया। क्यों दिया गया? जब आपकी ऐसी हरकतें करी जाएंगी, आपके सेना इकट्ठी करी जाएगी, हथियार इकट्ठे किए जाएंगे, देश के अंदर आपके अराजकता फैल चुकी है, मतलब ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करी जा रही थी, तब क्या था कि द्वितीय विश्व युद्ध को बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर बढ़ावा मिला। इनकी घृणा ही सबसे बड़ा, इनका जो अंदर गुस्सा भरा हुआ था, जो घृणा थी, उस गुस्से उस घृणा की वजह से ही द्वितीय विश्व युद्ध सामने निकल कर आता है। द्वितीय विश्व युद्ध के ऊपर भी अगर आप द्वितीय विश्व युद्ध अच्छे समझना चाहते हैं तो मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो अलग से बना रखी है, आप उसको अच्छे समझ सकते हो। उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको लिंक डाल दूंगा, देखना जरूर, क्योंकि क्या उसके अंदर आपको अच्छे समझ में आ जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध क्यों हुआ, किन कारणों से, वो सारे के सारे पॉइंट मैंने उस वीडियो के अंदर डाल रखे हैं। इसके बाद बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध को बढ़ावा मिलना। द्वितीय विश्व युद्ध को बढ़ावा तो मिला, द्वितीय विश्व युद्ध बढ़ने लगा और बढ़ा। द्वितीय विश्व युद्ध हो भी गया, लेकिन एक टाइम पे जब द्वितीय विश्व समाप्त होता तो देखने में सामने निकल के आता है कि इटली और जर्मनी फिर दोबारा से हार गए। क्योंकि यहाँ पे सेना तो है, इनके पास ताकत तो है, लेकिन इनकी जनता इनके साथ नहीं है। इनके अंदर अराजकता ही फैल चुकी थी। काफी सारे कारण निकल कर आते हैं जिसकी वजह से देश हार चुके थे। और द्वितीय विश्व युद्ध का भी, द्वितीय विश्व युद्ध जो था वो भी इसका एक कारण निकल कर आता है कि कमी होने, ये भी इसकी कमी निकल कर आती है कि इसकी वजह से द्वितीय विश्व युद्ध भी पहुंच चुका था। ये हमारे सामने कुछ कारण निकल कर आते हैं, कुछ कारण है, कुछ कमियां हैं, कुछ इसके बेनिफिट्स हैं, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि द्वितीय विश्व युद्ध या फिर आपके समाज के अंदर एक महायुद्ध, भयानक युद्ध क्यों निकल कर आता है। यानी कि नाजीवाद और फासीवाद दो ऐसी विचारधाराएं थी जिन्होंने पूरे के पूरे महाद्वीप, पूरे यूरोप महाद्वीप का नक्शा ही बदल कर रख दिया। उनकी विचारधाराओं के माध्यम से, अपनी विचारधाराओं, मतलब उनकी तो नहीं होगी ये, यानी मुसलमानी और हिटलर की विचारधाराओं ने पूरे के पूरे यूरोप महाद्वीप का नक्शा बदल दिया, उनकी विचारधाराओं को बदल कर रख दिया। और एक टाइम ऐसा आ लिया था कि पूरे के पूरे यूरोप के अंदर जर्मनी और इटली के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव हो चुका था। इसी वजह से इन दोनों की विचारधारा जो थी, पहले किसी टाइम पर व्यापक थी, वो बढ़ती जा रही थी, लेकिन अब क्या बिल्कुल खत्म होती चली जा रही है। मैं आशा करता हूँ कि आपको सारे के सारे पॉइंट समझ में आए होंगे, बहुत अच्छे लगे होंगे और 100% आपको वीडियो भी बहुत ही पसंद आई होगी। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और आप अपने विचार भी मुझे दे सकते हैं, आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। और अगर अब तक आपने अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को दबा दें ऐसी और भी अच्छी और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए। थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया।